study one of the important as well as interesting topic, that is gravitation. So without any delay, let's start with the topic. So today we are going to talk about the gravitation. Gravitation क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को. We are going to study gravitation. Okay. Now बिफोर वी मूव टू ग्रेविटेशन, हम ग्रेविटेशन को समझें उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उससे रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई सरफेस है और इस पर कोई ब्लॉक इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये ब्लॉक ऐसे ही पड़ा रहेगा. इट विल ऑलवेज रिमेन लाइक दिस. कब तक? जब तक कि इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे देते. अब जब हम इसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ये ब्लॉक क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा. सपोज इसकी इनिशियल पोजीशन ये पॉइंट ए था और हमने फोर्स लगा के इस ब्लॉक को कहां मूव करा दिया? बी पॉइंट पे मूव करा दिया. ब्लॉक आपका यूं आ गया. ठीक है, यानी कि जब ब्लॉक मूव किया होगा कुछ ना कुछ इसकी स्पीड या वेलोसिटी रही होगी. ठीक, कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया होगा. और ये कब हुआ? ये हुआ तब जब हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया. यानी कि मोशन जो हो रहा है उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप कंसिडर करिए. सपोज दिस इज द मार्कर. अब इस मार्कर को मैं अगर ऊपर से ड्रॉप कर दूं, ठीक है, अगर इस मार्कर को मैं यहां से ऊपर से इस तरीके से ड्रॉप कर दूं लाइक दिस, मार्कर क्या हुआ? नीचे गिरा. क्या मैंने कोई फोर्स लगाया? नहीं, मैंने तो फोर्स नहीं लगाया. मैं तो इसको बस खाली पिक किया हुआ था मैंने इस तरीके से और मैंने इसको यूं ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप कर दिया तो मार्कर अपने आप मूव कर गया. यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन ये थी. फाइनल पोजीशन जहां ये नीचे गिरा, कहां? अर्थ की सरफेस पे. ठीक है, सो जिस प्रकार यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ था उसे मूव कराने के लिए हमने क्या किया? फोर्स लगाया. लेकिन इसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया और ये अपने आप ही मूव कर गया अर्थ की तरफ. मार्कर को जब हमने ड्रॉप किया तो ये अर्थ की तरफ गिर गया. ये क्यों हुआ? समझिए, इस पे भी कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा. हमने इम्प्लिसिटली नहीं लगाया, एक्सप्लिसिटली नहीं लगाया. कोई ना इम्प्लिसिट लगाया ना एक्सप्लिसिट लगाया, कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा. कौन सा फोर्स लगा? देखिए, अर्थ की सरफेस ने क्या किया? अर्थ की जो आपकी सरफेस थी, अर्थ की सरफेस ने क्या किया? ये जो मार्कर था, इस मार्कर को ड्रॉप करने पे अपनी तरफ खींचा. ठीक है, तो अर्थ जो मार्कर आपका ये ए पोजीशन पे था, अब ये मार्कर कहां आ गया? बी पोजीशन पे आ गया. ये अर्थ की सरफेस पे लाई करने लगा. ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो कोई फोर्स नहीं दिया, लेकिन अर्थ ने इस मार्कर पे क्या किया? एक फोर्स एफ एक्सर्ट किया, एक फोर्स एफ लगाया. और किस तरीके से लगाया? अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ पुल करते हुए, अट्रैक्ट करते हुए लगाया. यानी कि इस फोर्स का नेचर कैसा था? आपको पता है फोर्स दो तरीके के होते हैं, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव. तो यहां पे किस तरीके का था? यहां पे आपका फोर्स था अट्रैक्टिव इन नेचर. अट्रैक्शन कर रहा था ना, खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है. ठीक है, सो एक मार्कर पर ये अगर फोर्स लगा है तो ये अर्थ क्या करती? हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है. चाहे आप एक बॉल ले लें, चाहे कार ले लें, चाहे ट्रक ले लें, कोई भी चीज ले लें, सब पर क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है. ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है यही आपका कहलाता है ग्रेविटेशन. यानी कि हम ग्रेविटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन ग्रेविटेशन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is exerted by earth on objects. ठीक है, अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट करती है सब पे, वो आपका क्या होता है? ग्रेविटेशन कहलाता है. और कैसा होता है इसका नेचर? इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव. ये तो बात हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस की कि क्या होता है. ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है, हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करी. लेकिन अगर हम बात करें कि कितना होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें कि कितना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को. इसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, इसमें क्या कहा गया? देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स. लेट्स से वी आर हैविंग अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस.
ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास जो है सपोज वो कितना है, m2 है, और फर्स्ट वाले का मास मान लीजिए कितना है, m1 है। ठीक है, m1 m2 दो मासेस हो गए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये सेपरेटेड है, कितने डिस्टेंस है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो r डिस्टेंस था उसका स्क्वायर और m1 m2 का प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका लॉ है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें तो व्हाट वी विल हैव f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वालिटी आएगी। इक्वालिटी में क्या आ जाता है, f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये जो फोर्स है इसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। m1 m2 मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, r डिस्टेंस बिटवीन देम, और g हमारा क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल G जो कि हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जैसे सबसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पहली बार एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आपको अगर यहां से अगर आप देखें इस फॉर्मूले को, अगर आप देखें, सो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। आई होप आप लोग साथ में लिखते चल रहे हैं मेरे। अगर मैं इसको रब कर दूं तो यहां पर देखिए, अगर हम m1 की वैल्यू को 1 kg ले लें, ठीक है, m2 की वैल्यू को भी 1 kg ले लें, जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम 1 मीटर ले लें, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए, कितना हो जाएगा, f will be equals to g into 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि यहां से हमें क्या मिलेगा, f will be equals to g। सो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स व्हेन देयर मास इज 1 kg and the separation distance, the distance of separation between them is 1 meter। ठीक है, यहां से आपकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू तो आई गई थी, और क्या आ गया, डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। अगर हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ मान लें, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ मान लो, दूसरा ऑब्जेक्ट आप कोई भी ले लीजिए। ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट अर्थ लिया। सपोज रेड वाला जो है सर्कल जो बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका क्या है, सपोज ये रेड वाला आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, और बाकी ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, एप्पल ले लीजिए, कार ले लीजिए, मार्कर ले, अभी मार्कर लिया था, मार्कर ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो अब इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे तो मास 1 kg नहीं रहेगा, खैर m1 m2 हमारे मासेस हैं, ठीक है, और अर्थ का मास तो काफी बल्कि है एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो ये हमारे अर्थ और ऑब्जेक्ट हो गए। सपोज इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो अगर आप देखें कि मैं मार्कर को जब ड्रॉप कर रहा हूं तो मार्कर नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि व्हेन आई एम ड्रॉपिंग दिस पर्टिकुलर मार्कर, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। यही तो हो रहा है, यानी कि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट था m2 वाला, वो कौन है, मार्कर है, और ये अर्थ ये है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r, जो कि हमने यहां पे ले रखी है। ठीक है, तो मार्कर ही अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ देखें तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए ये F फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक कोई रिएक्शन फोर्स भी मिलनी चाहिए।
रिएक्शन फोर्स कहने का मतलब है, अगर इसे हम और फिल्टर कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि जिस फोर्स के साथ अर्थ इस मार्कर को, ऑब्जेक्ट बेसिकली, जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ F फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को भी अर्थ को अपनी तरफ उसी फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा तो विजिबल नहीं होता है। जब हम इस मार्कर को ड्रॉप कर रहे हैं तो मार्कर ही नीचे जा रहा है, हमें तो नहीं अपीयर होता कि अर्थ ऊपर होकर के आ रही है, तो रिएक्शन फोर्स कहां मिली? तो क्या न्यूटन लॉ फेलियर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आपको आंसर मिलता है न्यूटन के सेकंड लॉ में। देखिए कैसे, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? यहां से अगर हम रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो व्हाट वी विल हैव m इज इक्वल्स टू F अपॉन a, मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी कम होगी। अब ये बताइए कि अर्थ का मास इस मार्कर के मास के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज्यादा है, बल्कि है। और ये मार्कर का मास क्या? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जब मार्कर का मास बहुत ही कम है, मार्कर का मास बहुत ही कम है, तो एक्सेलरेशन उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट? जितना आपका मास कम होगा मार्कर का, उतना ही आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका। और अर्थ, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो क्या है? अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, इट्स अ वेरी बिग बॉडी। अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा, तो जब मास बेटा बहुत ज्यादा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन उतनी ही कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन जब उतनी ही कम हो गई तो इट विल, बिकॉज इट्स मास इज टू मच एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट्स जिन पे वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इतना बड़ा बॉडी है, उसका मास इतना ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन इतनी कम होगी, इतनी फीबल होगी, इतनी कम होगी कि द बॉडी विल अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, ठीक है? आपको अपीयर होगा कि वो स्टेशनरी, क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट एंड वी कैन टेल दैट नहीं, अर्थ भी करती है, अर्थ भी फोर्स लगाती है, अर्थ भी मूव करती है, लेकिन उतना नहीं आपको अपीयर नहीं होता है, क्योंकि मास उसका बहुत ज्यादा है। अर्थ अप्रोच करती हुई नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा है, ठीक है? चलिए, इसके बाद आई होप इतना क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्कर था तो वो ड्रॉप हो जा रहा था, मार्कर गिर रहा था, अर्थ की तरफ चला जा रहा था, अर्थ सरफेस पे चला जा रहा था। अगर हम देखें कि सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ एंड सपोज दिस इज द मून, ठीक है, तो ये मून भी अर्थ की तरफ गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास मान लीजिए कुछ होगा me, और मून का भी मास होगा mm, 10⁻22 होता है, ठीक है, mm। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन भी है, तो भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है, तो इस पे भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए। और अर्थ जो है मून के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ी है ना, तो मून को खींच लेना चाहिए, अर्थ को मून को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, मून को आकर के अर्थ पे गिर जाना चाहिए। लकीली वो गिरती नहीं है, वी आर सेफ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलिए इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अर्थ आपकी जो है, इस पर आप करिए कि एक बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग मान लीजिए, अर्थ की सरफेस पे हमने क्या किया, एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग हमने ले ली, ठीक है? अब इस बिल्डिंग के ऊपर रूफ पे आप खड़े हो जाइए, यूं, ठीक है? और यहां से आपने क्या किया? यहां से आपने एक बॉल को थ्रो करना शुरू किया। आपने एक बॉल ली और आपने इस बॉल को थ्रो किया। जब आपने इस बॉल को थ्रो किया तो आपने बहुत ही कम स्पीड से थ्रो किया, कम स्पीड से आपने यू थ्रो कर दिया सिंपली। तो जब आप इसको कम स्पीड से थ्रो करते हैं तो ये बॉल जाती है और अर्थ की सरफेस पे, इस पॉइंट पे जाके अर्थ की सरफेस पे रुक जाएगी। ग्रेविटी होगी ना, यहाँ पे जैसे ये पहुंचेगी तो अर्थ क्या करेगी? अपनी तरफ पुल करेगी, अर्थ की सरफेस पे बॉल आ गई, ठीक है? थोड़ा सा अपनी स्पीड को और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा स्पीड को आप और बढ़ा देंगे तो ये बॉल आपकी यहाँ से यहाँ की तरफ जाने लगेगी, ठीक है? और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दिया तो यहाँ हो गई, और बढ़ा दीजिए यहाँ, ठीक है? लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जा रही है, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस बॉल को आप इतनी वेलोसिटी दे दें, इतनी स्पीड दे दें कि ये इस तरीके से मूव करे कि एक पूरा राउंड ये इस तरीके से कवर करे कि जहां से चली थी वहीं पर पहुंच गई, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब ये अर्थ की सरफेस को बार बार मिस करेगी। यहां पर इसने मिस नहीं किया, देखिए, जब आपने यहां से थ्रो किया, यहां पर ये चली गई, इसने अर्थ की सरफेस को मिस नहीं किया, अर्थ की सरफेस पे चली गई
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, हो गया। यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे भी वही चीज, लेकिन अब जो है क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है, स्पीड इतनी ट्रेमेंडस है कि वो ओवरकम कर पा रही है किसे, अर्थ के अट्रैक्शन को। अर्थ का जो पुल ऑफ अट्रैक्शन है, जो अर्थ का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसको ये स्पीड क्या कर ले रही, ओवरकम कर ले रही। तो ये जो एक साइकिल हुई है, अब ये क्या होगी, ये होती रहेगी, ये रिपीट करती रहेगी। ये जो प्रोसेस है रिपीटेशन का, साइकिलिंग जो हो रही है, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटिंग। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटिंग। ठीक है, यानी कि एक ये लोकस बन गया, एक पाथ बन गया जिसपे कि ये मून क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा, और कभी भी ये सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, और मून लकीली कभी भी अर्थ पे नहीं गिरेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्बिटिंग, क्योंकि पाथवे मिल गया, रूट मिल गया, लोकस मिल गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ मून इज नॉट फॉलिंग ओवर अर्थ, अर्थ पे नहीं गिर रहा है मून आकर के। सो आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट भी हम रिलीज करेंगे, डू वॉच दैट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इफ इन केस इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन so that we can rectify them. Thank you for watching the video. Have a great day.